हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज ये हमारा सेट नंबर 6, हमने 5 सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा ये फुल मॉक टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमें बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। मूसी ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और वर्धा, ये तीनों ही गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए, मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। जो हैदराबाद शहर है आपका मूसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। जो प्राणहिता है ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए, गोदावरी जो नदी है आपकी दक्षिण भारत की वृहद गंगा कहा जाता है इसे, और ये त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई हो जाती है आपकी 1465 किलोमीटर। इस लंबाई को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस समाचार पत्र के संपादक थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये सुधारक समाचार पत्र है जो कि मराठी में था आपका, मराठी में इसके ये संपादक है। ये इसकी शुरुआत जो होती है आपकी 1888 में पुणे से होती है। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, गोपाल गणेश अगरकर, इनके साथ मिलकर ये इन्होंने स्टार्ट किया था। जो बंगाली है ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन रिव्यू ये निटसन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हमें बताना है। तो ये हो जाता है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से हिंद महासागर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा है, दुनिया का चौथा है और अफ्रीका का सबसे बड़ा है। जो ये लेसोथो है ये आपका हो जाता है अफ्रीका के अंदर एक भूमि से घिरा हुआ एक देश है आपका, एक कंट्री है। चाड भी जो है ये अफ्रीका का एक देश है। और सुकोत्रो जो है ना, ये सुकोत्रा ये आपका हो जाता है यमन के पास स्थित एक द्वीप। ये एक द्वीप है लेकिन यमन के पास स्थित है। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की होती है। तो सर्वाधिक मात्रा जो होती है आपकी सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए, इसका मात्रा जब लगभग इसका योगदान होता है आपका 78%। और बाकी जो कैल्शियम क्लोराइड और होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं लेकिन इनकी मात्रा सोडियम क्लोराइड से कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे सामान्य नमक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव दिया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 3 में से हो जाते हैं आपके कौन कौन। तो ये पहला इनका होता है फर्स्ट वाला 1886 का, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। ये हुआ था आपका कहाँ, कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। और दूसरा जो इनका अधिवेशन होता है वो होता है आपका 1893 का, जो कि हुआ था लाहौर में। और इनका तीसरा जो होता है वो होता है 1906। ये कहाँ होता है, ये भी कोलकाता में होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। देखिए, 1906 में था जो स्वराज शब्द था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वराज जो शब्द था ये पहली बार प्रयोग में लाया गया था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो ये हो जाता है आपका ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी। देखिए, ट्रांस हिमालय में आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी पर्वत जो श्रेणियां हैं ये इसमें स्थित हैं। जो कि हिमालय है आपका उसके वृहद लघु और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। जो आपका लघु हिमालय है ये इसमें होते हैं आपके पीत पंजाब, धौलाधार जैसी श्रेणियाँ। और वृहद हिमालय में आपके हो जाते हैं दुनिया की सबसे चोटियाँ जो स्थित है इसी हिमालय में, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसमें शामिल है। और मध्य हिमालय में है ये आपका, यह लघु हिमालय का ही दूसरा नाम है। इसे लघु हिमालय, इसका ही ये दूसरा नाम है मध्य हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कौन सा बायोम जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में ये 30 डिग्री है आपका, 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तथा जहाँ वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती हैं। तो ये हो जाता है आपका
भूमध्य सागरीय वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूमध्य सागरीय जो वन है आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म काल में शुष्कता और शीतकाल में वर्षा होती है। ये शुष्क मौसम में बचने के लिए यहाँ की वनस्पति जैसे कि जैतून, कॉर्क की पत्तियां मोटी, छोटी और कठोर तथा छालें मोटी होती है तथा नमी का नुकसान कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने पर क्या परिणाम होता है। तो जैव विविधता के अधिक होने पर यह परिणाम होगा कि अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। अगर कर्क रेखा पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जो जलवायु है आपका ताप अधिक हो जाएगा, ताप अधिक और अधिक वर्षा होगी। देखिए ऐसा क्यों होगा। यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा हुई तो भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अधिक ताप क्यों होगा, तो सूर्य जो विषुवत रेखा पर है, आपका जो विषुवत रेखा है, यहाँ सूर्य की किरणें आपकी एकदम सीधी पड़ती हैं, जो वर्ष भर लगभग सीधी ही पड़ती हैं, तो इससे इसका तापमान हमेशा उच्च बना रहता है। और अधिक वर्षा क्यों होगी, तो तापमान उच्च रहने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो जिससे प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होगी, जिसके कारण जलवायु गर्म और आर्द्र होती चली जाएगी। इसीलिए अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होगी तो यहाँ का ताप अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क में निम्न में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो जो पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। तो इससे जो नदी प्रवाहित होती है वो होती है आपकी केन। केन जो नदी है आपकी यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम सभा के सदस्यता हेतु आपकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। देखिए पहले जो था आपका मतदान की आयु थी आपकी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो 21 वर्ष की आयु है ये पंचायती राज्यों के चुनाव लड़ने के लिए होगी, पंचायती राज्यों के चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था आपका जून 1968 में ये लागू हुआ था, लेकिन चला कब तक था, मार्च आपका 1969 तक। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। जो राष्ट्रपति शासन है आपका लगता है ये अनुच्छेद 300 आर्टिकल 356 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 100वां संविधान संशोधन था जो कि 2015 में आया था, उसके माध्यम से ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो ये हो जाता है आपके भाग 18वें से, 18वें भाग से ये संबंधित है, जो कि है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 352 से 360 तक। इसमें 3 प्रकार के उपबंध दिए गए हैं। आपका 352 में हो जाता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में होता है आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 में होता है आपका वित्तीय आपात। बाकी जो अनुच्छेद आपका ये भाग जो आपका 20 है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि होता है 368 के अनुसार। और आपका जो ये 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। और जो ये आपका 16 है तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, आप लोग सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है। तो आयरलैंड के संविधान से कौन सी विशेषता नहीं ली गई है। तो राज्य की नीति निर्देशकता तो लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी लिया गया है, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये जो है आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से नहीं। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पॉइंट को आप लोग नोट रखेंगे। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। तो ये होता है आपका 5। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। देखिए ये न्यायाधीश के पीठ क्या होते हैं।
तो ये होता है आपका कि संविधान के निर्वाचन या संघीय प्रवृत्ति से संबंधित किसी भी मामले पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ होनी चाहिए, जिसे संविधान पीठ कहा जाता है। ठीक, देखिए ऐसा होता है आपका अनुच्छेद जो 143 का 3 है उसके माध्यम से ये होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। अनुच्छेद 39 का ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता, ये पॉइंट आपका सही है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी पॉइंट सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी पॉइंट आपका सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये पॉइंट गलत है। जो ये पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि, ये आपके अनुच्छेद होता है 51 में। जो अनुच्छेद 50 में है इसमें दिया गया है कि आपका अनुच्छेद 50 में है यह कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से संबंधित है, इसीलिए पॉइंट गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो आपका ये अनुच्छेद 39 है ये आपका डीपीएसपी से संबंधित है। ये अनुच्छेद 39 डीपीएसपी से संबंधित है और ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 44 है ये भी आपका डीपीएसपी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से अनुक्रम सही कालानुक्रम कर्म को इंगित करता है, तो हमें इसमें से बताना है कि कर्म से अनुसार कौन होगा। तो सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य, उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य, पहले आते हैं ये, उसके बाद रामानुजाचार्य और उसके बाद ये तीसरे। तो शंकराचार्य का जो संबंध होता है आपका 8वीं शताब्दी से होता है, 8वीं से। और रामानुजाचार्य हैं ये इनका संबंध होता है आपका 11वीं से 12वीं शताब्दी। और जो चैतन्य है इनका होता है 15वीं से 16वीं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। जो कि सबसे पहले में जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी आपकी सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। इनका कार्यकाल था आपका 1963 से 1967 तक, 1967 तक। देखिए राज्यपाल भी थी ये उत्तर प्रदेश की ही महिला बनी थी, जो थी आपकी सरोजनी नायडू, इनको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो नंदों से जो संबंधित अभिलेख है वो है आपका मुद्राक्ष, ऑप्शन सी, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, एक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिससे संबंधित है कि जो नंद वंश के शासक थे, नंद वंश के अंतिम जो शासक थे घनानंद, उनको उखाड़ फेंकने का उल्लेख इसमें किया गया है। जो कथा सरित सागर है ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया, ये कविताओं का संग्रह है सोमदेव के द्वारा। ये बृहद कथा मंजरी जो है ये आपकी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, क्षेमेंद्र, इसको याद रखेंगे। और राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपके मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधित थे, ये उनके अध्यक्ष थे। गठित जो समिति था उनके ये अध्यक्ष थे। कि निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है, तो ये जो तीनों ही हैं, चोल, पांड्या और चेर, इन तीनों का उल्लेख आपके अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो कौन से अभिलेख में मिलता है, दूसरा और जो था आपका 13वां, इसमें मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया, तो ऋग्वेद जो है इसमें गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है, लेकिन जो यमुना है, यमुना का उल्लेख आपका 3 बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी आपकी सिंधु नदी थी, इसका उल्लेख कई बार किया गया है। सिंधु जो नदी थी इसका उल्लेख कई बार किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी ये आपका ऋग्वेद में। और सबसे पवित्र हो जाता है आपका सरस्वती। यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार, इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है, तो इक्ता जो व्यवस्था था ये गुलाम वंश के जो एक शासक थे इल्तुतमिश, इनके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन जो इक्ता व्यवस्था था इसकी नींव सबसे पहले डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो जियाउद्दीन जो बर्नी थे, इनका जो इनकी एक कविता है, सॉरी एक पुस्तक है जो कि तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। इनमें ये बताया है इन्होंने कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण था, ये उनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदुओं को सजा देना और उनकी संपत्ति छीनकर उनके विद्रोह को रोकना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका। तो ये हो जाता है आपके देवराय प्रथम के समय में निकोलो जो इटली का यात्री था ये आया था। और देवराय द्वितीय के समय में कौन आए थे? तो देवराय जो द्वितीय थे इनके शासनकाल में अब्दुर रजाक जो थे ये आए थे देवराय द्वितीय के समय में। और कृष्ण देवराय के समय में आया था आपका डोमिंगो पायस। इन पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। पाल वंश के संदर्भ में निम्न में कौन कथन सही है? तो पाल वंश के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पाल जो वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है, ये पॉइंट तो आपका सही है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी पॉइंट सही है आपका। गोपाल को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देखिए गोपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखा से संबंधित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो कन्नौज को राजधानी बनाया था प्रतिहार वंश के राजवंश ने। देखिए कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 3 वंशों के बीच में युद्ध हुआ था। एक हो जाते हैं आपके पाल, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा ये प्रतिहार वंश। इन तीनों के बीच में आपका युद्ध हुआ था, जिसमें अंतिम में विजय प्राप्त किया था प्रतिहार वंश के शासक ने और वहीं पे अपनी राजधानी बनाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? जो तुलसीदास थे ये रामचरितमानस जो है इनकी रचना अकबर के शासनकाल में किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो जो ब्रह्म समाज है ये आधारित था आपका अद्वैतवाद पे। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अद्वैतवाद पर ये आधारित था, जो कि एक ही ईश्वर पर विश्वास में जोड़ देता था। यह मूर्ति पूजा और विदेशवाद और कर्म कांडों का विरोधी था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले हो जाता है आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो कि हुआ था आपका ये 1764 में बक्सर युद्ध के बाद में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही जो विद्रोह हुआ था ये 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह हुआ था ये 1819 से 1831 तक चला था। जो पूर्व विद्रोह हुआ था ये छोटा नागपुर में 1831 से 1832 में। तो जो सबसे पहले हुआ था वो था आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1857 की जो क्रांति थे उनके विकास का सही कालानुक्रम क्या है? तो 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले कहाँ हुआ है, उसके बाद में कहाँ हुआ है, इसके हिसाब से इसे लगाना है। तो जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था आपका 11 मई 1857 को दिल्ली में सबसे पहले हुआ था 11 मई। और उसके बाद हुआ था आपका लखनऊ में जो हुआ था आपका हुआ था 4 जून को। लखनऊ में 4 जून को हुआ था। और फिर कानपुर में हुआ था आपका 5 जून को कानपुर में हुआ था। और उसके बाद था इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में हुआ था आपको 6 जून को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो षड्यंत्र जो कहा था आपका टेलर और आउटरम ने कहा था, जो कि 1857 के विद्रोह को इन्होंने कहा कि ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच का एक षड्यंत्र है। और सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया है कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। और ये टी.आर. होम्स थे, इन्होंने सभ्यता एवं बार्बरता का सिद्धांत कहा था। सभ्यता और बार्बरता का संघर्ष कहा था। बार्बरता का संघर्ष। और जो ये रीज थे इनके द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो स्थापना हुआ था आपका 1885 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ए.ओ. ह्यूम जो थे, इन्होंने स्थापना किया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुई थी आपका मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो खादी वस्त्र जो पहनना अनिवार्य किया गया था वो हुआ था 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन था, वो इसकी अध्यक्षता किया गया था आपका श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई। तो ये हुआ था आपका चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसमें इन्होंने ये कहा था। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख माला के लेखक कौन थे। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, इसके लेखक हो जाते हैं आपके अरविंद घोष। राइट आंसर ऑप्शन डी। अरविंद जो घोष थे 1893 से 1894 के दौरान हिंदू प्रकाश जो पत्रिका था उसमें इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखों की एक श्रृंखला लिखी थी। इन लेखों ने उनके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस समय की नरमपंथी राजनीति की कड़ी आलोचना की थी इन्होंने, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो बम बनाने की जो कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था वो थे आपके पी.एन. बापट, जो कि पांडुरंग महादेव बापट, इनका पूरा नाम हो जाता है पांडुरंग महादेव बापट। अभिनव भारत जो संगठन थी, जो इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था 1907 ईस्वी में। ये पेरिस गए थे बम सीखने के लिए, बम की कला सीखने के लिए 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो ये फहराया था आपका स्टुटगार्ट, जो 1907 में इन्होंने फहराया था। ये कहाँ है आपका जर्मनी में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। निम्न में किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। जो प्रतिहार राजा थे आदिवराह की, तो आदिवराह की जो उपाधि है ये धारण किया गया था आपका मिहिर भोज के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। आदिवराह मीन्स होता है भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा जो मिश्रित पदार्थ हैं उनको अलग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो आपका जो होता है एड्रिलिन जो है ये एंजाइम से संबंधित नहीं। एड्रिलिन जो है एक हार्मोन है जिसे एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह लड़ो और भागो हार्मोन भी कहा जाता है, जो तनाव की स्थिति में शरीर को तैयार करता है। एंजाइम वे प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक पदार्थ पान मसाला में प्रयोग किया जाता है और कैंसर का कारण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनता है अथवा पेट्रोल जलता रहता है, किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। तो हिंदुओं को जो नियुक्त किया था वो है आपका मोहम्मद गजनवी। राइट आंसर ऑप्शन ए। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो ये होती है आपकी मेलामाइन की। राइट आंसर ऑप्शन ए। मेलामाइन एक अग्निरोधक है और गर्म प्रतिरोधक पदार्थ है जो कपड़ों को आग पकड़ने से बचाता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। जो बैकेलाइट है ये आपका बिजली के स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। पॉलिस्टर एक जो है आपका सामान्य
वस्त्र फाइबर है और टेफ्लॉन जो होता है ये नॉनस्टिक कुकवेयर पर परत चढ़ाने वाली पदार्थ होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रीकेल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो एग्रीकेल्सिफेरॉल कहा जाता है आपका विटामिन D2 को। राइट आंसर ऑप्शन ए। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपके कोशिका। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय पूर्व सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना किस कारण से होता है? तो ये होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसे कहा जाता है? तो सिडबी को कहा जाता है। इसका मुख्यालय हो जाता है आपका लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन सी। जो सिडबी की स्थापना हुई थी ये आपका 1990 में हुआ था। इस पॉइंट का आप लोग याद रखेंगे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गर्म महासागरीय जलधारा है? तो हमें बताना कि कौन सी है जो गर्म जलधारा है। तो लेबडोर की जो है ये धारा, तो ये ठंडी धारा है, ये पॉइंट गलत है। किनारे की जो धारा है ये भी एक ठंडी धारा है। क्यूरोसियो की धारा ये भी एक क्यूरोसियो की जो धारा है एक गर्म धारा है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है जो कि फिलीपींस से जापान की ओर बहती है, जिससे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। और वेगुला की जो धारा है ये भी आपकी एक ठंडी धारा है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन वह प्रथम मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेन राजवंश का तख्ता पलटकर बिहार और बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया? तो ये कौन हो जाते हैं? तो बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बख्तियार खिलजी तो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था। 12वीं शताब्दी के अंत में जो कि 13वीं शताब्दी के शुरुआत में बिहार, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जो कि दोनों बिहार में है। और जो बंगाल के जो शासक थे सेन वंश के, लक्ष्मण सेन, उनको पराजित कर उन्हें विजय प्राप्त करके दिल्ली को अपने सल्तनत में लाया था। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कृषि वह प्रणाली है जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल पारंपरिक औजारों का प्रयोग करता है, वो कौन सा कृषि कहलाता है? तो वो हो जाता है आपका आदिम निर्वाह कृषि। राइट आंसर ऑप्शन सी। रोपण जो कृषि होता है आपका एक होता है वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार का, जिसमें बड़े क्षेत्र पर फसल लगाया जाता है। जैसे आ जाते हैं आपके वाणिज्यिक कृषि में चाय और कॉफ़ी। दूसरा है आपका व्यापारिक कृषि, तो इसमें होता है आपका बड़े पैमाने पर बाजारों में बेचने के उद्देश्य से की जाती है। और जो लास्ट है आपका बागवानी कृषि, इसमें होता है कि फल, सब्जी या फूल उगाने से ये संबंधित होता है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, अर्थात लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ये होता है आपका केरल में। कितना है? तो 1084। राइट आंसर ऑप्शन बी। तमिलनाडु में है आपका 996, आंध्र प्रदेश में आपका 993, छत्तीसगढ़ का है ऑप्शन 991। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति क्या कहलाती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं? तो ये होता है आपका घूर्णन। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर होने वाली गति को घूर्णन कहते हैं, जो कि 24 घंटे में एक बार घूमती है। इसी गति के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने होता है और दूसरा हिस्सा सूर्य से दूर होता है, तो मतलब रात होता है। जो परिक्रमण होता है अब सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहते हैं, जिसके कारण होता है आपका ऋतु परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लेहमान असंबंधिता है पृथ्वी किन परतों के बीच में पाई जाती है? तो लेहमान जो है ये आपका पाया जाता है बाह्य कोड और आंतरिक कोड के मध्य में, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जो कि क्रस्ट और मेंटल है, इसे हम मोहोरोविक की असंबंधिता के नाम से जानते हैं। और बाह्य कोड और निचला जो मेंटल होता है उसे हम गुटेनबर्ग असंबंधिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि लेप्चा जनजाति मूल रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेप्चा जो जनजाति है ये आपका पाया जाता है सिक्किम और दार्जिलिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में कौन सा बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर जो बांध नहीं है वो बताना है। तो ये होता है आपका गांधी सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किए गए थे। तत्कालिक उद्योग मंत्री आपके थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो बालाघाट खदानें हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बालाघाट की खदानें मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये किसके लिए फेमस है? तो ये होता है आपका तांबा एवं मैग्नीज के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। 1919 में हंटर समिति का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो हंटर समिति जो गठन था आपका इसलिए किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था, इसके लिए किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों से दूर के इलाकों में पाई जाती है वो किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उन्हें भांगर कहा जाता है, और नवी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है। कर्क रेखा का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कर्क रेखा है, इसका प्रभाव पड़ता है कि यह भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है वो आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। जो सेक्रेटिन हार्मोन है ये गृहिणी के द्वारा स्रावित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का एक उदाहरण नहीं है? तो हमें बताना है कि जो यूकैरियोटिक है इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये होता है आपका जीवाणु। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका उदाहरण होता है, जिसमें केंद्रक और झिल्ली बाध्य अंगक का अभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के स्थिरीकरण का कार्य करता है? तो ये करता है आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी। लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? तो लिथियम की संयोजकता होती है आपकी वो होती है 3। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे हो जाती हैं आपकी ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे हैं ये आपकी यांत्रिक तरंगे हैं। बाकी जो है ये आपका एक्सरे, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे जिसे माइक्रोवेव कहते हैं ये होते हैं आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित करता है। तो मेटाबॉलिक जो दर है वो नियंत्रित किया जाता है, तो ये थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संक्षारण जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी। इस प्रक्रिया में धातुएं वायु में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड या फिर अन्य यौगिक ऑक्सीकृत हो जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो। निम्नलिखित में कौन सी एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है जहाँ कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा आपका कपूर और शुष्क बर्फ यानी CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों को रासायनिक पहचान अपरिवर्तित रहती है। जो बाकी ये हैं ऑक्सीकरण, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। अवकरण भी रासायनिक परिवर्तन है। अपघटन भी एक रासायनिक परिवर्तन है जहाँ पदार्थों के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन वाले। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है आपका 11 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी।
निम्न में से किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है आपका पुणे में। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया? तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो बनाया गया है ये बनाया गया आपका दिल्ली में। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? तो ब्रिक्स जो 2026 का शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा आपका भारत में ही। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो विक्रम जो सौर परियोजना है ये आपका बिहार में किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है आपका 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष। निम्न में से किसी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा जो पुरस्कार है ये दिया गया आपका मृत्युंजय महापात्रा को। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किसके द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका IIT खड़गपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया? तो पोषण पोया जो उत्सव है ये आपका मनाया गया है श्रीलंका में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर राजा भूभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किस देश में किया गया है? तो ये स्टॉकहोम में किया गया। ऑप्शन डी। निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका मंगोलिया में। ऑप्शन सी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अंडर वाटर जो म्यूजियम है ये आपका महाराष्ट्र में बनेगा। निम्न में कौन मुंबई को पछाड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो भारत की तेंदुआ जो राजधानी है वो जो बन गया है आपका बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किसे सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस को दोस्तोवस्की राष्ट्र स्टार पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तोवस्की राष्ट्र पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया आपका जावेद अख्तर को। ऑप्शन डी। भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका दूसरा स्थान। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत को हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो भारत को प्राप्त हुआ है वो है आपका 131वां स्थान। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किस राज्य में विथुट नामक एक अभिनव वनारोपण परियोजना शुरू किया गया? तो विथुट जो है ये आपका शुरू किया गया है केरल में। ऑप्शन ए, केरल में स्टार्ट किया गया। निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई? तो गैर जो बाइनरी चिप है ये आपका चीन में लॉन्च किया गया है। इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो साइबर अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन सिक्योर। ऑप्शन सी। टाइगर क्लो नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो टाइगर जो क्लॉ है ये शुरू किया गया आपका भारत और अमेरिका के बीच में, जो कि पहला है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसे 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अलेक्जेंडर पयाने को। ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पयाने। किस राज्य में कुसुम सी योजना का औपचारिक उद्घाटन किया है? तो कुसुम सी जो औपचारिक योजना है ये शुरू किया गया है आपका कर्नाटक में। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका आचार्य प्रशांत को। ऑप्शन ए। आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को भारत सरकार ने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो ये किया है आपका वाराणसी को। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए हमने 100 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर